नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी खबरों के साथ। आज प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में वर्चुअली रैली के जरिए जनता को संबोधित करने वाले हैं। रैली के लिए तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा से जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली में करीब 27 लाख लोगों के जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। तो 3D स्टूडियो इसके लिए बनाया गया है। नमो ऐप के जरिए ये जोड़ना होगा प्रधानमंत्री का आम लोगों के साथ। आज प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में वर्चुअली रैली के जरिए जनता को संबोधित करने वाले हैं। रैली के लिए तैयारियां बिल्कुल पूरी कर ली गई हैं। रैली में सीएम योगी भी जुड़ेंगे आगरा से और प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली में करीब 27 लाख लोग जुड़ेंगे और इसके लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। तो जाटलैंड में आज 5 जिलों के लोगों के साथ जुड़ेंगे प्रधानमंत्री 3D स्टूडियो से। उत्तर प्रदेश में लोगों से जुड़ने का आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। बताया जा रहा 27 लाख लोग। आज पीएम नरेंद्र मोदी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए वर्चुअल प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। पीएम मोदी प्रदेश के 5 जिलों की 21 विधानसभाओं में चुनावी कार्यक्रम करेंगे। उनकी पहली वर्चुअल रैली की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस रैली को जन चौपाल रैली का नाम दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली में आगरा से सीएम योगी आदित्यनाथ भी जुड़ेंगे। यूपी में बीजेपी की इस बड़ी वर्चुअल रैली में 1.5 लाख मतदाताओं से संवाद होगा, जिसमें बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रमुखों से भी पीएम संवाद करेंगे। वर्चुअल संवाद के जरिए पीएम जीत का मंत्र देंगे। रैली को पीएम दिल्ली से संबोधित करेंगे। 5 जिलों की 21 विधानसभा में वर्चुअल रैली होगी। बीजेपी के 98 मंडलों में 500 लोग होंगे। 5 जिलों में 21 लाख यूजर्स को लिंक मिलेगा। 27 लाख लोग डिजिटल रैली से जुड़ेंगे। पूरे यूपी में 6 स्टूडियो बनाए गए हैं। अलग अलग जगहों से बीजेपी के नेता जुड़ेंगे। जन चौपाल रैली के माध्यम से हमारी इस वर्चुअल रैलियों की ऐसी ताबड़तोड़ धूम धड़ाके के साथ हम अपना अभियान शुरुआत करने जा रहे हैं। इस बार बीजेपी ने चुनाव आयोग के निर्देश पर डिजिटल प्रचार अभियान को धार दी है। लखनऊ में वर्चुअल रैली स्टूडियो तैयार किया गया है। काफी समय से इस रैली की तैयारियां की जा रही हैं। विधानसभा चुनाव पश्चिमी यूपी से शुरू हो रहा है, इसलिए पीएम मोदी पहले चरण के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर के वोटरों को संबोधित करेंगे। इस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग भी हो सकती है और क्रोमा के जरिए किसी के संबोधन में पीछे पर्दे पर अलग अलग दृश्यों को भी दिखाया जा सकता है। अलग अलग जगहों पर बैठे नेताओं को लोग एक ही रैली में सुन सकेंगे। इसके लिए 3D स्टूडियो मिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इस बार पार्टी ने पन्ना प्रमुखों को जोड़ने के लिए और वोटिंग के दिन उनसे रुझान पता करने के लिए एक टूल भी डेवलप किया है, जिससे पार्टी को हर बूथ की जानकारी हो सकेगी। 5 जनपदों के अंदर 21 विधानसभाओं को कल हम टच करने वाले हैं। इन 21 विधानसभाओं के अंदर 98 प्लेसेस जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जहां पर बने हुए हैं, ऐसे भाजपा के मंडल 98 मंडलों पर हम कल की अपनी वर्चुअल रैली में 500 लोगों को वहां पर परमिशन लेकर के प्रशासन से वहां पर एलईडी लगा करके और पूरी तरह से उनको हम माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली से जोड़ने जा रहे हैं। तैयारी यह भी है कि हमारे इन 5 जनपदों के 21 विधानसभाओं के लगभग 27 लाख स्मार्टफोन धारकों का यूजर्स का डेटा हमारे पास है। उन लिंक को भेजने के माध्यम से ऐसे 27 लाख लोगों को इस रैली से हम वर्चुअली जोड़ने वाले हैं और ऐसे सारे लोग जुड़ेंगे। यूपी बीजेपी ने यूं तो पिछले 2 चुनावों में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब असली परख कोरोना के संकट काल के दौरान पार्टी के सेवा ही संगठन अभियान से हुई थी। इस अभियान के जरिए पार्टी के लखनऊ मुख्यालय से न सिर्फ रोज कई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, बल्कि 3 रैलियां भी हुई। अब एक बार फिर पीएम मोदी यूपी के मिशन 2022 को नई धार देंगे।
पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 6 स्टूडियो हमने बनाए हैं अलग अलग रीजन के, और ये क्रोमा है। इस क्रोमा के माध्यम से हम वर्चुअली तौर पर अपने जो वक्ता रहेंगे उनको जोड़ेंगे, और अलग अलग जगहों से जो हमारे वक्ता हैं दिल्ली से लेकर के यूपी तक सारे लोग इसके माध्यम से जुड़ेंगे। इसके साथ ही साथ हमारा दूसरा भी स्टूडियो है बगल में, वो एक तरह से पूरी तरह से प्रत्यक्ष तौर पर क्रोमा के अलावा सीधे है, और इसमें से भी हमारे कुछ वक्ता जुड़ेंगे। यहीं से संचालन भी होगा। विभिन्न समय पर अलग अलग जो वर्चुअल रैलियां हम करने वाले हैं उनके लिए ये स्टूडियो बनाया गया है। ऐसे स्टूडियो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 6 बनाए गए हैं, अलग अलग रीजन के अंदर बनाए गए हैं। इस ऐतिहासिक डिजिटल रैली के लिए पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से अपने सुझाव नमो ऐप पर मांगे हैं। पीएम ने 29 जनवरी को ट्वीट में लिखा, जन भागीदारी और जन विश्वास में ही लोकतंत्र की ताकत निहित है। 31 जनवरी को यूपी के 5 जिलों के लिए होने वाली वर्चुअल रैली में आपकी हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है। मेरा आग्रह है कि इस रैली के लिए आप अपने सुझाव नमो ऐप पर जाकर अवश्य साझा करें। दरअसल यूपी में चुनाव के पहले चरण के लिए 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होगा, और कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगा रखी है। ऐसे में पीएम की वर्चुअल रैली बीजेपी के चुनाव प्रचार को और ज्यादा प्रचंड बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक डिजिटल रैली करने वाले हैं, और सीएम योगी आगरा में पीएम की वर्चुअल रैली से जुड़ेंगे, क्योंकि सीएम आज आगरा दौरे पर हैं, जहां वो डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं। सीएम योगी आज करीब सुबह 11:30 बजे आगरा के एतमादपुर विधानसभा पहुंचेंगे। वहां पर सीएम प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद और घर घर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। इसके बाद सीएम फतेहपुरी सीकरी विधानसभा में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे, और इसके बाद सीएम फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी आज एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन करने वाले हैं। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और मैनपुरी में तीसरे चरण के जो चुनाव होने हैं प्रस्तावित हैं, यानी 20 फरवरी को यहां पर मतदान होगा, और आज इसके लिए अखिलेश यादव पर्चा भरेंगे। नामांकन के दौरान उनके साथ पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव और एसपी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव मौजूद रहेंगे। नामांकन को देखते हुए अखिलेश यादव रविवार शाम को ही सैफई पहुंच गए थे। अखिलेश यादव के नामांकन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और इसी को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो मैनपुरी में आज अखिलेश नामांकन करने वाले हैं, तो सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य डोर टू डोर प्रचार करते नजर आएंगे। वो भोगांव और मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के साथ संवाद करने वाले हैं। यहां पर जनसंपर्क कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी करते दिखाई देंगे। यानी मैनपुरी जिले में शाक्य मतदाताओं को साधने के लिए केशव प्रसाद मौर्य कमान संभालेंगे। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैनपुरी में एक तरफ जहां अखिलेश यादव आज पर्चा भरने वाले हैं, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी आज यहां पर रहने वाले हैं। बीजेपी के लिए डोर टू डोर कैंपेन करते केशव मौर्य नजर आएंगे। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज मथुरा दौरे पर रहेंगे। वो यहां पर संगठन से जुड़ी कई बैठकों में शामिल होने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा करने वाले हैं, और कई क्षेत्रों में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान भी करेंगे। इसके अलावा प्रभावी मतदाताओं से संवाद का भी कार्यक्रम स्वतंत्र देव सिंह का है। और आज रैलियों पर लागू पाबंदियों पर विचार करने के लिए इलेक्शन कमीशन एक बार फिर से बैठक करने वाला है। बैठक में तय किया जाएगा कि रैलियों पर पाबंदी बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं, तो कब तक। इसके अलावा कोरोना की स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी। शनिवार को निर्वाचन आयोग ने पहले चरण यानी 10 फरवरी को मतदान वाले इलाकों में 28 जनवरी से दूसरे चरण यानी कि 14 फरवरी को मतदान वाले इलाकों में 2 फरवरी से अधिकतम 500 लोगों की सभा करने की छूट दी थी। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखने की भी निर्देश दिए गए थे।
और रामपुर से खबर लेते हैं, जहां पर अब्दुल्ला आजम का बड़ा आरोप है बीजेपी प्रत्याशी मेरी हत्या करवा सकते हैं। नामांकन रद्द करने की भी साजिश की बात अब्दुल्ला आजम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी मुखबरी की जा रही है। अब्दुल्ला स्वार सीट से एसपी प्रत्याशी हैं और अब वो इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। तो अब्दुल्ला आजम का बड़ा आरोप है मेरी जान को खतरा है। में दोबारा जेल भेजने की तैयारी है या मुझे किसी हादसे में कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो स्वार के उम्मीदवार हों या रामपुर शहर के उम्मीदवार हों, इन सब ने मिलकर तय किया है कि किसी रोड एक्सीडेंट में या किसी भी तरीके से माहौल ख़राब करके या मेरे ऊपर हमला कराकर ये मेरी हत्या करा सकते हैं। और आज से संसद का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हो जाएगी। राष्ट्रपति संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संबोधित करने वाले हैं। उनके भाषण के बाद लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2021-22 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगी। इस रिपोर्ट के जरिए वित्त मंत्री बताएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मौजूदा वित्तीय साल में कैसा प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में इसकी दिशा कैसे रहने वाली है। इस बार बजट सत्र के पहले 2 दिन के दौरान संसद के दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होगा। मोदी सरकार का 10वां बजट 1 फरवरी को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में मंगलवार को 11 बजे बजट पेश करेंगे। और नोएडा में पूर्व आईपीएस राम नारायण सिंह के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। पूर्व आईपीएस नोएडा और गाजियाबाद के 2 ठिकानों पर रविवार सुबह इनकम टैक्स ने छापा मारा। नोएडा के सेक्टर 50 में पूर्व आईपीएस का घर है। जानकारी के मुताबिक पूर्व आईपीएस के घर के बेसमेंट में लॉकर बने हैं। बेसमेंट में बने लॉकर में इनकम टैक्स ऑफिसर ब्लैक मनी सर्वे कर रहे हैं। पूर्व आईपीएस के घर के बेसमेंट में बने लॉकर में नकदी होने की सूचना मिली थी। सूचना पर आयकर विभाग ने नोएडा और गाजियाबाद के 2 ठिकानों पर छापेमारी की। और कानपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां पर तेज रफ्तार से आ रही इलेक्ट्रिक बस ने कई लोगों को रौंद दिया है। टाट मिल चौराहे पर हुए इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर के बस पर से कंट्रोल खोने की वजह से हादसा हुआ। हादसे के बाद चौराहे पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। इस वजह से जो हताहतों की संख्या है और ज्यादा हो गई। खाना खाने जा रहे थे घंटाघर, रॉन्ग साइड में बस आ रही थी, यही इलेक्ट्रिक वाली। उसने आगे बस ठोका। हमने इस भाई सबने बोला कि देखो इसने ठोक दिया, तो एकदम स्पीड में आया तो हम अपनी गाड़ी साइड में करने लगे। जब तक साइड में करते उसने एक कार वाले को ठोका, फिर हमको ठोका, फिर उसके आगे एक फिर कार को ठोका, फिर उसके आगे ठोकते हुए चला गया वो। घंटाघर से टाट मिल के बीच में एक बस के द्वारा इसमें तत्काल जब मौके पे जब पुलिस को जब सूचना मिली तो आसपास के थाना क्षेत्रों को भी तत्काल रवाना किया गया, एम्बुलेंस को भी रवाना किया गया। जो भी लोग यहाँ पे घायल थे, हताहत थे, उनको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया है। जो अभी तक का आंकड़ा है जो अभी कंफर्म हो पाया लगभग 5 के आसपास है, 5 से 6 हो सकता है। और जितने भी घायल हैं सबको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। बाकी और जो रेस्क्यू का काम है, जो ट्रैफिक जाम हुआ है वो कराया जा रहा है। और जो बस ड्राइवर है उसकी भी हम लोग खोज कर रहे हैं और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई होगी वो लगभग सारी की सारी की जाएगी। देर रात उस वक्त दर्दनाक हादसा हुआ जब एक बस ने अपना नियंत्रण खोया और ट्रक से लड़ने के बाद उसने कईयों को रौंद दिया। इसमें मोटरसाइकिल, कार सवार इसकी चपेट में आए, जिसमें मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। इस वक्त मैं टाट मिल चौराहे पे खड़ा, आप देख सकते हैं कि कितना भीषण ये एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं। क्रेन को लगाया जा रहा है क्योंकि ये रास्ता पूरा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। ऑफिसर्स लगे हैं कि ताकि ये यहाँ से बेस क्लियर हो और रास्ता खुल जाए। एक लंबा जाम लगा हुआ है यहाँ, क्योंकि ये मेन टाट मिल चौराहा है जिस पर ये घटना हुई है। और उसके बाद से जहाँ एक और मृतकों के घर वालों की चीख पुकार सुनाई दे जा सकती है, तो वहीं घायलों का कहना है कि ट्रक का ड्राइवर या बस का ड्राइवर शराब पिए हुए था। अब देखना यह होगा कि अधिकारी इसकी गंभीरता को कब समझते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और रुकेंगे आप पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।